नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, बिहार हो या अमेरिका का बॉस्टन, बिहार से लेकर बॉस्टन तक फिलहाल कांग्रेस भारत की राजनीतिक स्पेस को कब्जाती जा रही है। ये कांग्रेस नए रूप के साथ दरअसल अब सड़क की राजनीति को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। देश की सरकार कई फ्रंट पर इस वक्त जूझ रही है। पॉलिटिकल फ्रंट पर जूझ रही है, न्यायपालिका से जूझ रही है, संगठनात्मक फ्रंट पर जूझ रही है, आपस में जो गुटबाजी है उससे जूझ रही है और मोदी शाह की महत्वाकांक्षा से जूझ रही है। ऐसे मौके पर कांग्रेस को जरूरत है कि इस मौके को बुलाए। ममता बनर्जी बीजेपी से जूझ रही है, बीजेपी ममता बनर्जी से जूझ रही है, बीजेपी अखिलेश यादव से जूझ रही है, बीजेपी तेजस्वी यादव से जूझ रही है, बीजेपी ठाकरे ब्रदर्स से जूझ रही है। कांग्रेस को लगता है उसके लिए मैदान खाली है। कांग्रेस को मौका चाहिए था और मौके पे चौका मारने के लिए तैयार थी। और मौका दिया किसने? मौका दिया बीजेपी ने। कांग्रेस जो अपने संगठन सृजन के काम में लगी हुई थी, उसे लग रहा था कि संगठन को मजबूत करना है, फिर मौके पे जो है इस संगठन की ताकत दिखानी है। लेकिन मौका बीजेपी ने पहले ही दे दिया और वो मौका दिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दायर करके, जिस पर 25 अप्रैल से सुनवाई शुरू होनी है। ऐसे ही मौके की तलाश कांग्रेस को थी, क्योंकि बैठकों में जो हो रहा है उसका ग्राउंड में क्या असर दिख रहा है या असर हो रहा है, ये देखने के लिए ग्राउंड में उतरना जरूरी है। अब कांग्रेस ने कल जो बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की सभी प्रभारियों, सचिवों और बड़े नेताओं के साथ, उसमें कांग्रेस ने जो तय किया है उसके हिसाब से कांग्रेस 25 तारीख से लेके अगले एक हफ्ते तक, मई के मिड मई तक आपको सड़कों पर ही नजर आएगी। कांग्रेस के मुताबिक 25 से 30 अप्रैल तक राज्यों भर में रैली होगी, 8 से 10 मई तक जिला स्तर पर रैलियां होगी, 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैलियां होगी और 20 से 30 मई तक घर घर संविधान बचाओ अभियान चला जाएगा। मतलब 30 मई तक, मतलब अगले सवा महीने कांग्रेस सड़क पर ही नजर आएगी। और ये सब प्रोग्राम बना इसलिए क्योंकि 25 तारीख से वो ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई शुरू होनी है। अगर वो नहीं किया होता तो शायद ये प्रोग्राम कांग्रेस का नहीं बनता और कांग्रेस अभी अपने संगठन पर ही काम कर रही होती। ये एक ट्रिगर पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लिए बीजेपी ने बना दिया कि गांधी परिवार जैसे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा करने की कोशिश, उस गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार पर, जिसने कहा जाता है कि अपनी कमाई का 92%, कोई कहता 94% देश को दान में दे दिया, जिसमें स्वराज भवन और आनंद भवन जैसे बड़ी बड़ी इमारतें इलाहाबाद की, वो भी देश को दी। कहा जाता है जिस वक्त इंदिरा गांधी ने सब कुछ देश के नाम किया था, जो अब तक संपत्ति दी है, उस वक्त 179 करोड़ की थी, जो आज के वक्त में 2000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू रखती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस परिवार ने इतना कुछ दान दे दिया हो, उस पर चंद करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप क्या लोग पचा पा रहे हैं या पचा पाएंगे? अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे उनको।
उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता था। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई आए आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए। ये लोग सवाल तो जरूर पूछ रहे हैं कि इस परिवार में आखिरी मकान, जो आखिरी घर है, वो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। उसके बाद ना जवाहरलाल नेहरू ने अपने लिए घर बनाया, ना इंदिरा गांधी ने घर बनाया, ना फिरोज गांधी ने बनाया, ना राजीव गांधी ने बनाया, ना राहुल गांधी ने बनाया। जो परिवार अपने लिए एक छत नहीं बना सकता, उस पर चंद करोड़ के गबन या चंद करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अगर ये राजनीतिक रोटियां नहीं सीख रही तो और क्या हो रहा है? ये सवाल हर एक के मन में आ रहा है। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा, उनके मन में कभी आ नहीं सकता। जो जेन्युइन सोच समझ कर काम करते हैं, उन सब के मन में ये सवाल आ रहा है। भ्रष्टाचारी होता है, उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव पर डर कहीं ना कहीं इसका जरूर दिखता है, जिसका उदाहरण आप अरविंद केजरीवाल से ले सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो जेल में जा सकते हैं या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो अक्सर आपको हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे थे, अदालतों के चक्कर काटते नजर आ रहे थे, कानूनी सलाहें लेते नजर आ रहे थे, उनकी स्टेटमेंट से आइडिया लगा सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर चार्जशीट दायर हो गई, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर आपने कोई शिकन नहीं देखी होगी, ना राहुल गांधी ने कोई बयान ऐसा दिया था। बल्कि वो तो विदेशी दौरे पर जाके, बोस्टन में जाके ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करेंगे, लोगों से मिल रहे हैं, विदेशी दौरे पर जा रहे हैं, जो उनका मुझे लगता है एक तरह का एक फेवरेट एक्टिविटी हो गई है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बात करना, उनके सवालों के जवाब देना। अगर उनके चेहरे पर डर होता, कुछ इस तरह से होता, तो अभी वो शायद दिल्ली में ही होते और कम से कम और कुछ नहीं तो कानूनी सलाहें ले रहे होते और अब तक बयानबाजियों की झड़ी लगा दी होती, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई। इसका मतलब साफ है कि जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सच के साथ खड़ा रहता हूं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं वो चीज उन्होंने आत्मसात कर लिया और जो यहां भी दिख रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब सत्ता में बीजेपी है, देश के ज्यादातर राज्यों में सरकार बीजेपी है, बिहार में सबसे बड़ी दावेदार बीजेपी है, उसके बावजूद जैसा मैंने पहले कहा, बिहार से लेकर बोस्टन तक कांग्रेस ही दिख रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को कांग्रेस घेर पा रही है। इसका मतलब अभी जो सड़कों वाला प्रोग्राम बनाया है, जिस तरह से आजकल राहुल गांधी ने कांग्रेस को लेकर बड़े बड़े बयान दिए हैं, जिसको लेकर काफी पुराने नेता जो मठाधीश बन गए थे, कुछ स्लीपर सेल थे, कुछ लंगड़े घोड़े बन गए थे, उन सब को जब खतरा दिखा तो अब वो सब भी एक्टिव हो गए। देखिए, लंगड़ा घोड़ा ही हो बेशक, अगर वो एक्टिव दिख रहा है तो 100% नहीं, कम से कम 5% ही सही, पर उसका असर तो पड़ेगा, कुछ तो दिखेगा। अगर 10 रेस के घोड़ों के बीच में आप 5-10 लंगड़े घोड़े खड़े कर दो तो जीत तो रेस के घोड़ों की ही होगी, लेकिन जब खड़ों में भीड़ दिखेगी तो भीड़ तो ज्यादा दिखेगी ना, 20 घोड़े दिखेंगे।
तो ऐसे ही ये लंगड़े घोड़े अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही सही, लेकिन खड़े होने लगे हैं। सड़कों पर कम से कम भीड़ तो दिखेगी। मैं कुछ दिन पहले हैरान था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकायदा रोष मार्च निकाले में शामिल हुए थे जब ये चार्जशीट दाखिल हुई थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। अशोक गहलोत इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि मैं गांधी परिवार के साथ 50 साल से वफादार हूं। कमलनाथ पार्टी से अपील कर रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरना चाहिए। हरीश रावत भी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे। जब इस तरह के नेता कह रहे हैं सड़कों पे उतरेंगे, तो इसका मतलब चाहे मजबूरी में ही सही, चाहे डर के मारे ही सही, लेकिन कांग्रेस एक्टिवेट तो हो रही है। अब इस कांग्रेस एक्टिवेशन के चक्कर में, एक्टिवेट होने के चक्कर में फंसेगी कौन? फंसेगी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की सीधी लड़ाई तो बीजेपी की है। जो कांग्रेस खड़ी हो रही है वो बीजेपी के खिलाफ ही खड़ी हो रही है। कहीं आपको बीजेपी किसी और पार्टी के खिलाफ तो खड़ी होती नजर नहीं आ रही, पंजाब को छोड़कर। लेकिन पंजाब में भी अभी दो फ्रंट पे वो एक साथ लड़ रही है, एक तरफ बीजेपी से सेंटर लेवल पे और पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। बाकी सब जगह मुकाबला बीजेपी से है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दौर फिलहाल कांग्रेस के मोमेंटम की वजह से कांग्रेस के साथ है। खड़गे हो, राहुल गांधी हो, लीड कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी वापस आ चुकी हैं। अब प्रियंका गांधी किस रोल में लीड करती हैं मुझे नहीं मालूम। गोगोई हो, सचिन पायलट हो, जिग्नेश मेवानी हो, या और जितने युवा चेहरे जो फ्यूचर कांग्रेस का दिख रहे हैं, सब इस वक्त एक्टिव मोड में है। और ये एक्टिव मोड में उस वक्त आ रहे हैं जब बीजेपी डिफेंसिव मोड में दिख रही है। बीजेपी अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद से जूझ रही है। बीजेपी ने हर वक्त कांग्रेस के ऐसे ही वक्त पर वार किया जब कांग्रेस अपने ही अंदर की चीजों से जूझ रही थी, और बीजेपी ने हर बार बड़ा स्कोर किया है। इस बार बारी कांग्रेस की है। अगर सही समय पे सही निशाना लगा दिया तो बिहार से समय चक्र के बदलाव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नमस्कार।